हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पर्यावरण के उन 30 क्वेश्चनों की जो सीटेट 2019 में पूछे गए हैं। जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं, उससे पहले उस पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिससे आपको पता चलता है कि कौन कौन से क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन हमारी परीक्षा में आने वाले हैं। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 61 यानी कि पर्यावरण अध्ययन का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि कोई व्यक्ति, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन सीटेट एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से तैयार करके जाएं। तो क्वेश्चन हमारे सामने, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत गुजरात से नागरकोइल जाने के लिए बैठा। ठीक है ना? मैं थोड़ा और इसे जूम कर देता हूं ताकि आपके अच्छी तरीके से समझ में आए। तो कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत गुजरात से नागरकोइल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 पर चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पर नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है, तो इस यात्रा के दौरान, मतलब औसत चाल पूछ रहा है हमसे कि औसत चाल क्या रही इस पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की। दोस्तों, आप एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जो भी समय हमें दिया होता है, उस समय को हम 24 घंटे में माइनस कर देंगे। यानी कि जिस समय पर ट्रेन चलती है, उस समय को हम 24 घंटे में माइनस कर देंगे, और बचा हुआ जितना समय है वह हम उसमें जोड़ देंगे। हमें समय पता चल जाएगा, क्योंकि औसत चाल निकालने का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है ना? इसके लिए हमें समय का निकालना बहुत ही आवश्यक है। तो हम सबसे पहले समय निकालेंगे। देखो, समय निकालने का तरीका है, आप 24 जो घंटे होते हैं उन्हें आप इस प्रकार से ना लिखकर इस प्रकार से लिखें, यानी कि 23 घंटे और 60 मिनट। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, ये जो समय था 19:45, इस समय ट्रेन चली, यानी कि इतना समय व्यतीत हो चुका था, तो इस समय को हमें इसमें माइनस कर देंगे 45। तो यह आ जाएगा हमारा 15, और ये आ जाएगा हमारा 4, यानी कि 4 घंटे 15 मिनट। अब हम क्या है, जितना भी समय है वह सब इसमें जोड़ देंगे और हमें समय प्राप्त हो जाएगा। आप कभी भी ध्यान रखें, ट्रेन जब भी चले उस समय को आप 23 घंटे 60 मिनट में माइनस कर दें और बचा हुआ समय जोड़ दें। अब देखो, नवंबर का महीना 30 का होता है, यानी कि, और ट्रेन पहुंच रही है 1 दिसंबर को, यानी कि 30 नवंबर का पूरा दिन लगा, यानी कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटों को हम जोड़ देंगे, यानी कि 4 घंटे 15 मिनट, और इसमें हम प्लस कर देंगे 24 घंटे। ठीक है ना? और क्या है, 11:45 पर ट्रेन पहुंची अगले दिन, तो 11:45 को भी इसमें हम जोड़ देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 0, 1, 6, 4 और 4 8, और 1 9, यानी कि 39 घंटे 60 मिनट, और इसे हम लिख सकते हैं 40 घंटे, यानी कि 40 घंटे का समय लगा। अब हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी हमें दी है 2120 किलोमीटर, और समय हमने अभी निकाला है 40 घंटे। इसे हम बिंदी से बिंदी को काट देंगे, नहीं, 0 से 0 कट जाएगा हमारा, और 4 पंजे 20। ठीक है ना? एक बचा, और 4 तियाँ 12, यानी कि 53 निकल आया, और ऑप्शन में हमें दिया है 53 किलोमीटर पर घंटा। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये था इस क्वेश्चन को निकालने का सबसे आसान तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 62वां प्रश्न हमारे सामने कि निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं सुनीता विलियम्स, विछेंद्री पाल, सूर्यमणि या कर्ण मल्लेश्वरी। दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो वेट लिफ्टर हैं वह है हमारी कर्ण मल्लेश्वरी। दोस्तों, इन्होंने 2000 में सिडनी में हुए जो ओलंपिक खेल थे, उन उनमें इन्होंने 69 kg, ठीक है ना, 69 kg वेट में कांस्य पदक जीता था। ठीक है ना? आप कर्ण मल्लेश्वरी को याद रखना। कर्ण मल्लेश्वरी आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं।
63वां प्रश्न हमारे सामने, यानी कि तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से दिया गया है कि नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। ए ऑप्शन दिया है चुकंदर, आलू और अदरक। बी ऑप्शन है गाजर, हल्दी और अदरक। और सी ऑप्शन है शकरकंदी, मूली, हल्दी। और डी है गाजर, चुकंदर और मूली। दोस्तों, जो आलू होता है ना हमारा, वह तना होता है, ना कि जड़ होता है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा हमारा गाजर, चुकंदर और मूली। मूली जो होती है हमारी, यह एक जड़ होती है और यह तर्क रूपी, जड़ों के जो प्रकार होते हैं उसमें यह तर्क रूपी जड़ का उदाहरण होती है। और जो हमारी गाजर होती है, गाजर हमारी शंक रूपी जड़ का उदाहरण होती है, ठीक है ना, शंक रूपी। और जो हमारा चुकंदर होता है ना, यह कुंभ रूपी जड़ का उदाहरण होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि रेगिस्तानी ओक, ये रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है आबू धाबी में भी, ऑस्ट्रेलिया में, सी राजस्थान के रेगिस्तानों में, और सी संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। जो रेगिस्तानी ओक नाम का जो वृक्ष है, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है ना। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसकी जो जड़ें होती हैं ना, वो जल को प्राप्त करने के लिए बहुत गहराई तक चली जाती हैं, जब तक कि जल मिल नहीं जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 65वां प्रश्न हमारे सामने कि नेपथीन्स एक पौधा है, ठीक है ना, जो शिकार करता है, के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन है यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। बी ऑप्शन है इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुख एक पत्ती से ढका होता है, ठीक है ना। सी ऑप्शन है हमारे सामने यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है। और डी ऑप्शन हमारे सामने यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है और वे इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो अब इसमें दिए गए हैं कि कौन सा कथन सही है। ए और बी, ए और सी, बी और डी, और ए, बी और सी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा हमारा ए ऑप्शन, ठीक है ना, ए और बी। क्योंकि इस पौधे की जो विशेषता होती है, यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है और इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुख एक पत्ती से ढका रहता है। यह नेपथीन्स पौधे की विशेषताएं हैं। तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। तो गांधी जी ने अपनी यात्रा को 12 मार्च, ठीक है ना, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था। और साबरमती आश्रम कहाँ पर है हमारा, गुजरात में, ठीक है ना। इनमें इनके 78 सहयोगी थे, ठीक है ना। 78 सहयोगियों के द्वारा दांडी मार्च निकाला गया था। अब देखते हैं ऑप्शन में हमें क्या क्या दिए हैं। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है हमारा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, गुजरात, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। उच्च ज्वर यानी कि तेज बुखार के साथ कपकपी, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वह है मियादी बुखार, बी मलेरिया, सी चिकनगुनिया और डी डेंगू। तो ये लक्षण जो होते हैं वह मलेरिया के होते हैं, ठीक है ना। मलेरिया का जब बुखार आता है तो तेज कपकपी के साथ में आता है, ठीक है ना। और इसका इलाज जो है ना, सिनकोना एक पेड़ की छाल होती है उससे किया जाता है, मतलब सिनकोना से इसकी दवाई बनती है मलेरिया की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में है, 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर स्थित है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर स्थित है। और अंत में वे वाई पर अपने अस्पताल पहुंच जाते हैं जो कि ठीक 90 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है ना।
तो अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? ए ऑप्शन हमारे सामने उत्तर पूर्व, बी ऑप्शन हमारे सामने उत्तर पश्चिम, सी ऑप्शन हमारे सामने दक्षिण पूर्व और डी ऑप्शन है हमारे सामने दक्षिण पश्चिम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा उत्तर पश्चिम। आप दिशाओं को इस प्रकार से लिखकर और फिर इसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? ए ऑप्शन हमारे सामने झारखंड के लोग, बी ऑप्शन है मिजोरम के लोग, सी ऑप्शन है मणिपुर के लोग और डी ऑप्शन है मेघालय। तो चेराओ जो नृत्य है ना वह हमारा मिजोरम का है, ठीक है ना। मिजोरम के लोग चेराओ नृत्य करते हैं और नृत्य आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नृत्यों को और त्योहारों को आप अच्छी तरीके से याद करके जाएं। 70वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, बी ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक यह तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 71 यानी कि प्रश्न नंबर 11वां है हमारे सामने कि NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? ऑप्शन में नहीं पूछा गया है तो इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। ये ऑप्शन हमारे सामने विशेषतः प्रकृति, एक मिनट, हाँ, विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। बी ऑप्शन हमारे सामने कि अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। सी ऑप्शन हमारे सामने प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने और समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना और डी ऑप्शन हमारे सामने कि पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है क्या नहीं है। जब नहीं पूछा गया है तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखो दोस्तों यह भी इसका राइट आंसर होगा क्योंकि विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों को, क्योंकि NCF 2005 कहती है कि बच्चे को पर्यावरण की गोद में सिखाना चाहिए। तो ए ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, बी ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा, सी ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा, लेकिन पूछा है नहीं होना चाहिए उद्देश्य। तो यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए जो ऑप्शन डी में बताया गया है, पर्यावरण समझ के लिए बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। तो यही नहीं होना चाहिए पर्यावरण की शिक्षा में। तो सही आंसर इसका यही होगा। जब नहीं पूछा गया है तो यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में 3 से 5 के लिए विषय क्षेत्र जो संकलित करता है। ए ऑप्शन है हमारे सामने विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, बी ऑप्शन है हमारे सामने पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, सी ऑप्शन है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, डी ऑप्शन है पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा हमारा पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? ए ऑप्शन हमारे सामने पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षा में पढ़ाया जाता है। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन जो है ना वो कक्षा 3 से प्रारंभ होता है। तो यह ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है और डी ऑप्शन हमसे कह रहा है कि 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं।
तो दोस्तों इसमें भी 2 से आ गया। मैंने आपको बता दिया है कि पर्यावरण अध्ययन जो है वह 3 से प्रारंभ होता है विषय के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। बी ऑप्शन हमसे कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, और सी हमसे कह रहा है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, और डी ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो शिक्षक केंद्रित वर्तमान समय में कोई भी शिक्षण पद्धतियाँ नहीं हैं जो भी प्राइमरी लेवल की हैं, जूनियर लेवल की हैं। आज वर्तमान समय में जितनी भी शिक्षण पद्धतियाँ हैं वह सभी बाल केंद्रित होती हैं। ठीक है ना। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी कि इसमें ए ऑप्शन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके यानी कि रट के, तो रटना जिस ऑप्शन में आ जाता है वह तो गलत हो ही जाता है। तो सी ऑप्शन उसका बिल्कुल ठीक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण नहीं है। ए ऑप्शन हमारे सामने परिवार और मित्र, बी है भोजन, सी है जानवर, और डी है हम चीज़ें कैसे सीखते हैं। तो इसमें हमसे उप प्रकरण के बारे में पूछा गया है। तो पर्यावरण अध्ययन की जो 6 थीमें होती हैं, पहली होती है हमारी परिवार और मित्र, दूसरी होती है भोजन, और तीसरी होती है हमारी आश्रय आश्रय या आवास। ठीक है ना। चौथी थीम होती है हमारी जल। ठीक है ना। और पांचवी थीम होती है हमारी यात्रा, और छठवीं थीम होती है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। लेकिन हमसे यह पूछा गया है कि उप प्रकरण कौन सा है। तो उप प्रकरण के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। उप प्रकरण के अंतर्गत आती हैं हमारी काम और खेल। ठीक है ना। काम और खेल, काम और खेल आती हैं। और कौन सी आती हैं हमारी रिश्ते। ठीक है ना, रिश्ते आते हैं। जंतु आते हैं। ठीक है ना, जंतु आते हैं। तो इस प्रकार की ये थीमें उप प्रकरण के अंतर्गत आती हैं। तो हमें ऑप्शन में दिया है जानवर। ठीक है ना। तो उप प्रकरण के अंतर्गत हमारा जानवर यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और बाकी के 3 जो है ना वे हमारी मुख्य थीमें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। ए ऑप्शन है विभिन्न कक्षाओं के बहु सांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। बी ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना को बच्चों के लिए प्रेरित करना। सी ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, और डी ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना तो बिल्कुल ही गलत बात हो जाएगी। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन ए कि विभिन्न कक्षाओं के बहु सांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। ठीक है ना। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। ए है बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बी है बच्चों के समुदाय के सदस्य, और सी है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, और डी है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो ये हमारे सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बी और सी। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण जो भाग हैं वह होगा, एक तो हमारा होगा बच्चों का सक्रिय भाग लेना, दूसरा होगा बच्चों के समुदाय के सदस्य, और हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। ए है वृत्तांत, बी है कहानियाँ, सी है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, और डी ऑप्शन है हमारे सामने शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा हमारा ऑप्शन बी, ए और बी। ठीक है ना। वृत्तांत और कहानियाँ, इन दोनों के द्वारा पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवर का अवलोकन और उनके
चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। ए ऑप्शन है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास हो, बिल्कुल सही बात है। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास हो। सी ऑप्शन है बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो इसमें हमसे पूछा गया है केवल ये सही होगा या केवल ए और सी सही होगा, या सी का है जो बी सही होगा, और डी ऑप्शन हमारे सामने ए बी और सी तीनों सही होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन डी। ए और बी और सी यह तीनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को सामूहिक समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। ए ऑप्शन है कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए बहुत ही आसान और प्रभावशाली युक्ति है। बी ऑप्शन है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। बी ऑप्शन हमारे सामने कि समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, और डी ऑप्शन हमारे सामने कि समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय से पूरे करने में सहायता करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या कहता है कि समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, यानी कि और एक ऑप्शन इसका ठीक होगा बी। ठीक है ना, तभी तो ये हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी क्या कहता है कि समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। जब एक बच्चा कर रहा होता है तो दूसरा बच्चा भी सीखता है, तो यही होता है समूह में कार्य करने का बेहतर तरीका। ठीक है ना। हम 81 क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। ए है परिवार के सदस्य, बी है समुदाय के सदस्य, सी है समाचार पत्र, और डी है कक्षा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा हमारा ऑप्शन सी, ए बी और सी। ठीक है ना, परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र, इन तीनों के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे बेहतर तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। ए ऑप्शन है वैश्विक से स्थानीय, बी है अमूर्त से मूर्त, और सी है अज्ञात से ज्ञात, और डी है ज्ञात से अज्ञात। तो पर्यावरण अध्ययन में सीखने के लिए जिस शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है या जिस सिद्धांत का प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की। और क्योंकि बच्चे को जो ज्ञात होता है उसके ज्ञान को ध्यान में रखकर हम उस ज्ञान को सिखाते हैं जो बच्चे को ज्ञात नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसी को हम बोलते हैं ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। ए है हमारा पोर्टफोलियो, बी है क्रम निर्धारण मापनी, सी है वर्णन अभिलेख, और डी है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा हमारा ऑप्शन डी, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण जो है ना वो रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन से दूर करना चाहिए। ए ऑप्शन है बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, बी ऑप्शन है हमारे सामने कि कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्यक्रम में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना, और सी ऑप्शन है आकलन के संकेतों का उपयोग करना, और डी ऑप्शन है बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। हमसे पूछ क्या रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए, तो दूर क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। जैसे बच्चे ने तुरंत आंसर दिया, आपने कह दिया गलत है, तो बच्चे के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है और वह अगले प्रश्न का उत्तर देने में हिचकता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से एकदम नहीं आंकना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक कक्षा 5 की एक शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और चींटियां आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चे को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को क्या मिल सकता है। यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, बी ऑप्शन है बच्चों
को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। सी ऑप्शन है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। डी ऑप्शन है, क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उन पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख और मछली, इन सूचियों में कौन सा दूसरों से भिन्न है? ए ऑप्शन है मछली, कौवा और घड़ियाल और कछुआ। जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौवा, क्योंकि यह तीनों जो हैं वे हमारे जल में रहते हैं और कौवा उड़ता है, तो इस प्रकार से यह अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने एक कॉलम, यह है कॉलम 1 और यह है कॉलम 2। यह है शहर व राज्य और यह अत्यधिक पसंद का भोजन। तो हमसे पूछा गया है कि इन शहरों में जो सबसे अत्यधिक पसंद का भोजन खाया जाता है उससे हमें मिलान करना है, ठीक है ना। हांगकांग, केरल, कश्मीर और गोवा। तो और हमें भोजन कौन कौन से दिए हैं? टैपियोका दिया है, सरसों के तेल में बनी मछली दी है, नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली दी है और छोले भटूरे और पकाया हुआ सांप। तो देखो दोस्तों, हांगकांग में जो है ना वो पकाया हुआ सांप खाया जाता है, ठीक है ना, यह इसका मुख्य भोजन है। केरल में क्या होता है? केरल में उबला हुआ टैपियोका खाया जाता है। और कश्मीर में क्या है? कश्मीर और गोवा में एक मुख्य अंतर होता है। देखो दोस्तों, गोवा में जो है ना वो नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली खाई जाती है और कश्मीर में सरसों के तेल में बनी समुद्री मछली खाई जाती है, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया और ये इस प्रकार से ऑप्शन दिए रहेंगे आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार से, तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना होता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि नीचे दिए गए पक्षियों में कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकती है? ए है उल्लू, बी है कौवा, सी है बसंतकारी और डी है मैना। उल्लू भी अपनी गर्दन को पीछे तक कर सकता है, लेकिन झटके से जो है ना वो मैना करती है अपनी गर्दन को आगे पीछे, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान के गाँव में लोग मिट्टी के घरों में जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। बी ऑप्शन है मनाली हिमाचल प्रदेश में बांसों व खंभों पर घर बनाए जाते हैं। और सी ऑप्शन है लेह में पत्थरों के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं जो नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी क्या कहता है कि ए और सी बिल्कुल ठीक है। मनाली क्यों गलत हो जाएगा कि बांसों के खम्भों पर जो घर है ना वो हमारे केरल में बनाए जाते हैं, मतलब असम, हाँ वर्षा केरल साइड में बनाए जाते हैं जहाँ वर्षा अधिक होती है, ठीक है ना। वहाँ पर खम्भों से घर बना दिए जाते हैं और लकड़ी के होते हैं जो, और ऊपर की मंजिल पर लोग रहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि हाथियों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन हमारे सामने, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन हमारे सामने, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियाँ खा लेता है। सी ऑप्शन हमारे सामने, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर में ठंडक पहुँचती है, बिल्कुल सही बात है। और डी ऑप्शन हमारे सामने कि किसी हाथी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है, ठीक है ना, तो यह भी बिल्कुल सही बात है। इसका जो गलत ऑप्शन है वह है 200 किलो, ठीक है ना। एनसीईआरटी में हमें 100 किलो दिया गया है कि 100 किलो पत्तियां जो है हाथी और झाड़ खा लेता है, ठीक है ना। तो यह इसमें 200 किलो दिया है, तो यही इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे इस प्रकार से दिए हैं ए बी सी डी, तो हमारा गलत कौन सा है? बी वाला ऑप्शन, तो जिसमें बी नहीं होगा वही सही हो जाएगा। देखते हैं, ए बी और सी ये नहीं होगा, बी सी और डी ये भी नहीं होगा, सी डी और ए बी डी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा सी डी और ए। आशा करते हैं दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यह पर्यावरण से संबंधित हमारे 30 प्रश्न थे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे, और अगली वाली परीक्षा में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बस क्वेश्चनों का प्रारूप चेंज कर दिया जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।